सांसद महंत बालकनाथ ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं इस मौके पर पूर्व सांसद महंत चांदनाथ से संबंधित आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की भी इस मौके पर जानकारी दी। साथ ही इस दौरान अलवर सांसद बालकनाथ ने प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी कई तरह के तर्क प्रस्तुत किए और साफ तौर पर अलवर सांसद का कहना था कि गोली के बदले गोली से ही अपराधियों को जवाब पुलिस द्वारा दिया जाना कानूनी दृष्टिकोण से उचित है। दूसरी तरफ अलवर जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद महोदय उन आंकड़ों को देने से बचते रहे जिन आंकड़ों के आधार पर अलवर में धर्म परिवर्तन किए जाने के सांसद महोदय आज तक दावे करते रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार के द्वारा अपराधियों की रोकथाम को लेकर भी हो रही फैली अव्यवस्था पर भी सांसद बालकनाथ ने जमकर निशाना साधा। हम आपको न्याय करके दिखाएंगे। राजस्थान की जनता के अंदर हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो निश्चित रूप से एक अच्छे वातावरण का माहौल का यहाँ पर राजस्थान में संचार होगा और राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा और किसी भी प्रकार से भय के माहौल से हम राजस्थान को मुक्त करेंगे। धर्म परिवर्तन के जो आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, मिनी पाकिस्तान बन रहा है, ये आंकड़े कहाँ से लेके आते हैं? नहीं, आंकड़े गलत है हमारे। आंकड़े हैं। देखो, आपके गांव के अंदर राशन कार्ड का डाटा उठाइए, मैं आपको देता हूं सारे आंकड़े, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वही वर्तमान में मेरे पास में नहीं है, लेकिन आप मेवात क्षेत्र के डाटा उठाइए कि आज से 10 साल पहले वहां पर कितने मकान थे हिंदुओं के, आज वहां पर कितने हैं। सब लोग पलायन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी टॉप के अंदर जिस प्रकार से लोग हिंदू पलायन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो बड़े बड़े रैकेट पकड़े गए हैं। हिंदुओं का तो कोई रैकेट नहीं पकड़ा गया जिन्होंने मुस्लिम से किसी को हिंदू बना दिया हो। हिंदू से मुस्लिम बनाने करने को रैकेट पकड़े गए। देखो, हम एक अच्छी व्यवस्था देंगे, ऐसा वातावरण ही हम नहीं बनने देंगे जिसमें किसी को हिंदू बनना पड़े या किसी को मुसलमान बनना पड़े। अभी तक नेमचंद वाले मामले में क्या अपडेट है? अभी सरकार बताएगी, इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन बताएगा, मैं क्या बता सकता हूँ। देखिए, माननीय विधायक जी ने जो कहा, उन्होंने जैसा कहा वो तो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये मेरा कहना नहीं है, ये दिख रहा है राजस्थान में, ये वीडियो में दिख रहा है, पूरा लाइव दिख रहा है। ये नहीं कि बनावटी बातें हैं या ऐसा मैं सोचता हूँ, लाइव दिख रहा है, सरेआम दिन दहाड़े दिख रहा है कि किस प्रकार से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम अत्याचार कर रहे हैं, खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। ऐसा देखने को राजस्थान में पहले कभी कोई बहुत बड़ा ऐसी कोई घटना होती, कोई बहुत बड़ा गैंग होता, तब कभी दिखने को मिलता था। आज हर महीने ऐसी घटनाएं पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही हैं कि सरेआम अपराधी आते हैं, फायरिंग करते हैं, हत्याएं करते हैं। अभी भरतपुर में डॉक्टर दंपति की हत्या हुई आप सबकी आंखों के सामने, किस प्रकार से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल रोक के उसको सरेआम रोड पर चलते हुए उनको गोली मार कर गए। हमारी वहाँ की सांसद पर अटैक होता है, उन पर हमला होता है। अनेक यहाँ पर जो है कि बालेटा के अंदर एक गरीब परिवार को जो उसकी खुद की ज़मीन है, उसके रिकॉर्ड में उसके नाम से ज़मीन है, लेकिन वो बाहुबली जो है कि आते हैं, उसकी ज़मीन पर कब्जा करते हैं और उसको मार जाते हैं, सरेआम दिन दहाड़े मार जाते हैं। यहाँ पर रेप हो रहे हैं सरेआम। वो रेप के बाद में रेप ही नहीं, उसके बाद में जिनकी पीड़िता का रेप हुआ है उसके पिता को भी मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ती है। लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोगों का पलायन हो रहा है भय के माहौल के अंदर। इस तरह का माहौल पूरे राजस्थान में देखने को लग रहा है, मिल रहा है, लाइव दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। तो इसकी तुलना जिस प्रकार से टीवी में देखते हैं कि वहाँ अफगानिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर से लटका कर, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लटका कर लोगों को फांसी दी जा रही है, सरेआम महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, तो वैसा ही माहौल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वर्तमान स्थिति कह रही है राजस्थान की कि इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में बन चुकी है। राजस्थान में इस प्रकार का तांडव आज जिस प्रकार से अपराधियों के द्वारा रचा जा रहा है, अपराधियों के साफ साफ संरक्षण है इस सरकार के नेताओं का, कांग्रेस के लोगों का, तभी अपराधियों का इतना हौसला बुलंद है कि वो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। और रहा सवाल कि ये बाहर के राज्य से यहाँ पर अपराधी आते हैं, तो देखो दम होना चाहिए उनको लाने का, उनको वहाँ पर पकड़ने का या उनको वहीं से ऊपर का रास्ता दिखाने का। ये दम माननीय प्रधानमंत्री जी में है, ये दम योगी जी में है। चाहे वो अपराधी मध्य प्रदेश में चले जाए, चाहे वो राजस्थान में चले जाए, चाहे वो बंगाल में चले जाए, चाहे कहीं भी चला जाए, उसको वहीं से पकड़ के लाते हैं, उसके बिल से निकाल कर और उसका उचित न्याय करते हैं।
ये दम जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी में है, जो आतंकी बाहर के देश में आकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो उनके देश में जाकर उनके क्षेत्र में जाकर एयर स्ट्राइक कर उनका संहार करते हैं। तो आपके पास संवैधानिक ताकत है, आप जाइए, जहां भी अपराधी छुपे उनको पकड़िए, उनको लाइए, उनको उचित कानून व्यवस्था के अनुसार उनको सजा दिलवाइए और राजस्थान की जनता को भयमुक्त कराइए। ये तो आप मीडिया बंधुओं ने कुछ दिन पहले अखबार में छपा है ना कि किस प्रकार से बहरोड और नीमराणा में उद्योग पलायन पर है। उद्योगपति खुद कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें हफ्ता वसूली की जा रही है, हमसे हफ्ता मांगा जा रहा है। उन्होंने खुद कहा है, उन्होंने जो 3 यूनिट लगानी थी उनमें से 1 यूनिट ही वो लगा पाए, 2 यूनिट लगाने का उनका विचार अब स्थगित हो चुका, वो पलायन कर चुके। ये तो डाटा कह रहा है। ऐसी व्यवस्था पूरे राजस्थान में देखने को मिल रही है। तो ये व्यवस्था राजस्थान में आज जो सत्ता के अंदर लोग बैठे उनकी जिम्मेवारी है कि वो राजस्थान को संभाले, और हम राजस्थान की उन्नति के लिए, राजस्थान के लोगों के न्याय के लिए, उनके संरक्षण के लिए तत्पर हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का सहयोग वर्तमान में सरकार चाहेगी, हम निरंतर उनके साथ मिलकर राजस्थान की जनता की भलाई के लिए हम हर कार्य करने को तत्पर हैं। महाराज जी, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, क्या अपराधी का एक इलाज है? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा उचित कानून व्यवस्था के अनुसार उनको न्याय दिलाने का काम करें, लेकिन जनता को न्याय दिलाने का काम करे, उनको सजा दिलाने का काम करे। लेकिन यूपी में एनकाउंटर खूब चर्चा है। नहीं, एनकाउंटर होना, उसका एनकाउंटर होने की कोई कारण रहा होगा, तभी एनकाउंटर हुआ है। और एनकाउंटर जिसका हुआ है उस व्यक्ति का क्या, उस व्यक्ति के बारे में भी थोड़ा सा संज्ञान ले ले कि वो व्यक्ति कौन था, क्या कार्य थे, किन कार्यों में लिप्त था वो। और जो हुए हैं तो वो संवैधानिक दृष्टि के अंदर संवैधानिक कानून की पालना कर उन व्यक्तियों ने कुछ हमला किया होगा, तभी ऐसे एनकाउंटर हुए हैं। ऐसी जरूरत यहाँ हो नहीं, जिस प्रकार से अपराधी घूम रहे हैं, अगर अपराधी पुलिस पे फायर करेगा तो पुलिस वाला क्या चुप बैठा रहेगा? लेकिन पुलिस वाला डरा हुआ है आज के समय पर राजस्थान का। अभी आपने देखा कुछ समय पहले एक अलवर के ही जवान को गोली लगी थी पैर के अंदर, जो कुछ गो तस्करों ने उन पर फायरिंग की थी। मैं मानता हूं कि अगर उस समय जब पुलिस पर फायरिंग हुआ और पुलिस ने उनको वापस गोली का जवाब गोली से ही देना चाहिए था, तो ऐसी घटनाएं रुकती। पुलिस पर जब फायरिंग कर सकते हैं तो क्या पुलिस फायरिंग नहीं कर सकती? मैं यही कह रहा हूं ना, अगर पुलिस को लगता है कि अपराधी पुलिस पर काउंटर अटैक कर रहा है या किसी व्यक्ति पर फायरिंग कर रहा है, तो उस व्यक्ति की जान को बचाने के लिए पुलिस को हर कदम उठाना चाहिए। एक आम व्यक्ति को भी उठाना चाहिए। अगर मैं वहां पर होता, आप वहां पर होते, तो मैं जो कर पाता वो मुझे करना चाहिए। आज एक स्टेट के मिनिस्टर ने कहा कि रेप करने वाले जो मिलते हैं तो उनका सरेआम एनकाउंटर कर देना चाहिए, इसलिए मैंने सवाल आपसे पूछा है। नहीं, वो देखो, कानून को कभी किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून ने जो हमें संवैधानिक कानून ने व्यवस्था दी है और कानून ने जो हमें न्याय दिया है, उस न्याय की पूर्णतः पालन कर उसको हमें कर्तव्य भाव से निर्वाह करना चाहिए। और कानून ही कहता है कि अपराधियों को किस समय पर, किस व्यवस्था के अनुसार, किस घड़ी में कैसा जवाब देना है, उसका कानून के मुताबिक ही जवाब देना चाहिए। जहाँ भी अपराध बढ़ता है वहाँ सिर्फ सरकार का फेलियर है या और कोई कारण नहीं? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेलियर होता है जहाँ भी अपराध बढ़ता है। इसमें आप किसी को, मेरे को या किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। सरकार की जैसी मानसिकता रहेगी वैसा ही वातावरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही बीज हम काटेंगे। धर्म मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले साल कोरोना से लेकर और पिछले मार्च से कोरोना से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता की, देश की सेवा की है कोरोना काल के अंदर, वो सब आप पत्रकार बंधुओं से छुपी नहीं है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य को जोखिम में डालकर और अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए समर्पित रहे। जहां जिसे स्वास्थ्य की आवश्यकता थी तो उसको स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराकर, जहां जिसे भोजन की आवश्यकता थी उसको भोजन व्यवस्था करवाकर, और जहां जो भाई बंधु मजदूर भाई जो यहाँ पर थे, जिनको अपने गांव में जाना था या किसी इमरजेंसी कार्य से, और प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सार्थक करते हुए सेवाई संगठन के इस कार्य को, सेवाई समर्पण अभियान को पूरी निष्ठा भाव से, पूरे कर्तव्य भाव से उसको निभाने का काम किया। उसी संदर्भ में अभी वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री
न केवल भारत के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री अपितु पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री भारत के हैं। इस बात का गर्व हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो है ही, उसके साथ साथ में 135 करोड़ भारतवासियों को भी है और होना भी चाहिए कि आज उनके प्रधानमंत्री दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। ऐसे व्यक्तित्व का आने वाली 17 तारीख को जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस के दिन से प्रारंभ सेवा और समर्पण अभियान को भारतीय जनता पार्टी एक मुहिम के रूप में संचालित करेगी, चलाएगी और इस आने वाले एक हफ्ते के अंदर अनेकों सेवा के प्रकल्पों के माध्यम से जनता तक अपनी सेवा को पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे। आपने संगठन अनेकों देखे होंगे, अनेकों वॉलंटियर संस्थाएं देखी होंगी जो समय समय पर आपदा के क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए अपना कार्य करती हैं, लेकिन एकमात्र भारत की राजनीति में एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो राजनीतिक संगठन के साथ साथ में जनता की सेवा में, दुख की घड़ी में, हर घड़ी में, विपदा की घड़ी में जनता के साथ खड़ा होता है और उसका सहयोग करता है। उसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के निर्देश पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोरोना जैसी विपदा को समझकर आने वाले भविष्य में से कभी भी कोई देश के अंदर कोई स्वास्थ्य आपदा आए तो स्वास्थ्य वॉलंटियर का भी संगठन हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ा कर रही है, जिसमें लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनको प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के साथ में जो प्राइमरी इलाज वो उस समय पर अपने गाँव में, अपने मंडल में लोगों का कर सके, ऐसी सुविधा उनको एक ऐसी किट भी दी जाएगी और ऐसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि समय पर जो जहां पर है वहीं पर ही लोगों को एक सेवा कर उनके स्वास्थ्य को बचाया जा सके, उनके स्वास्थ्य में लाभ दिया जा सके। उसी भाव से आप सब जानते हैं कि आने वाले 17 सितंबर को हमारे अलवर से पूर्व सांसद, बहरोड से पूर्व विधायक और मेरे पूज्य गुरु महाराज जी महेंद्र श्री चारनाथ जी का स्मृति दिवस के रूप में हर साल हम अलवर में मनाते हैं। पहले स्मृति दिवस से लेकर अब तक चौथा स्मृति दिवस जो आने वाली 17 तारीख को है, हम हर साल कार्यक्रम अलवर के विभिन्न स्थानों पर करते रहे हैं। इस दिन हम ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं, स्वास्थ्य कैंप भी करते हैं, उसके साथ साथ में हवन का भी आयोजन करते हैं और कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए जो हमारी भारत सरकार ने और या राजस्थान सरकार ने जो कोरोना की गाइडलाइन दी है उनका पालन करते हुए इस वर्ष हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। पिछले वर्ष हमने संघ कार्यालय में कार्य किया था, उससे पिछले वर्ष हमने बाबा भर्तृहरि जी के वहाँ पर भंडारा किया था, उससे पिछले वर्ष हमने जो है कि बहरोड के अंदर कार्य किया था। ऐसे अनवरत ये कार्य निरंतर आगे भी चलता रहेगा। और स्वास्थ्य कैंप जो मैंने आपसे चर्चा की, स्वास्थ्य कैंप हमने संघ कार्यालय में बात की थी तो उनसे भी बात आई थी। तो स्वास्थ्य कैंप हम हर साल बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक कॉलेज की ओर से अलवर के अंदर जो महेंद्र चांदनाथ जी का औषधालय जो हमारे संघ कार्यालय पर खुला है, उस कार्यालय के ऊपर साल में 2 बार हम बाबा मत्स्यनाथ विश्वविद्यालय की ओर से स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करेंगे। आगामी जो भी तिथि तय होगी, हर साल वही तिथि रहेगी, वही महीना रहेगा, 6-6 महीने के अंतराल पर उसमें स्वास्थ्य की चिकित्सा के हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आयुर्वेदिक कैंप रहेगा, उसमें दवाई भी सब निःशुल्क दी जाएगी। तो वो स्वास्थ्य कैंप जो हम आगामी समय पर करेंगे। कल के 17 तारीख को जो पूज्य महाराज जी की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप और हवन का कार्यक्रम बाबा हीरानाथ जी के आश्रम पर रहेगा। मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से संदेश अपने अलवर क्षेत्र के सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग पहुंचे, रक्तदान करने के लिए पहुंचे और कोरोना की गाइडलाइन को विशेषकर पालन करते हुए इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को, जो कि स्वर्गीय महेंद्र श्री चारनाथ जी की पुण्य स्मृति में है और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है, इन दोनों ही विभूतियों को, इन दोनों ही हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और महेंद्र श्री चारनाथ जी की स्मृति के अंदर इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आपका और कोई सवाल हो तो आप